हमें पहचान देता है, ये पहचान आवश्यक क्यों है? जब कोई भी मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, उसको अपनी पहचान याद नहीं रहती है, तो उसका इतिहास भी उससे दूर ही हो जाता है। उसका वर्तमान भी कमजोर पड़ जाता है और उसका भविष्य भी बिखरने लगता है और उसका भविष्य दूसरे लोग लिखने लगते हैं। इसका साक्षात उदाहरण आज हम साक्षात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे सामने है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जो अल्टीमेट पहचान, अनोखी पहचान है, उसको जानना होगा। और ये पहचान हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा समण संघ ही देता है और इस पहचान को संघ ही देता है। अलग अलग पहचानों में बिखरे हुए लोग केवल संख्या में होते हैं और संख्या केवल संगम नामी यहाँ सर। बैठे संत को नमन। समर संघ की बात तो मैं आज समर संघ का जो संदेश है उसमें सबसे पहला जो सवाल हर समर के मन में आता है, आना चाहिए, हम कौन हैं? क्या हम केवल भीड़ का हिस्सा हैं? इसका जवाब होना चाहिए नहीं। क्या हम केवल दर्शक हैं? इसका जवाब होना चाहिए नहीं। हम कौन हैं? इसका जवाब होना चाहिए, हम एक इतिहास हैं, हम एक विचार हैं, हम एक संस्कृति हैं, हम एक सभ्यता है। हम गर्व से कहते हैं मैं समण हूं। ये केवल एक नारा नहीं है, यह हमारी स्वर्णिम पहचान है। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान का एक उद्घोष है। मैं समण हूँ। हम खुद उस समण परंपरा को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं जिसकी आधारशिला सत्य, करुणा, समता, तर्क, विवेक और संघीय भावना पर टिकी है। हमारी प्रेरणा संघ के विनयों, अनुशासन, सामूहिक विचार विमर्श, सन्निपात और इकट्ठा होने से है। जब करोड़ों लोग एक पहचान, एक उद्देश्य और एक संस्कृति के साथ खड़े होते हैं, तब परिवर्तन को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये ताकत, जो एक पहचान और एक उद्देश्य और एक संस्कृति की जो ताकत है, ये हमें देता है समण संघ। हमारे पीछे जो संघ खड़ा होता है, वो संघ हमें देता है। समण संघ क्या है? समण संघ को समझना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा गूढ़ है। संघ अपने आप में बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको जानना, इसको समझना बहुत ही ज्यादा कठिन और बहुत ही ज्यादा विस्तार से समझने की बात है। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करूं कि समण संघ कोई उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं। समण संघ, संघियों को समझना होगा कि उन्मूलन के कार्यक्रम चलाने का काम संगठनों का होता है। शिक्षा उन्मूलन, रोजगार उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, शोषण उन्मूलन, इस जैसे और बहुत से उन्मूलन, या संविधान बचाओ, राजनीति बचाओ, आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, वगैरह वगैरह, बहुत सारे आंदोलन इस देश में चलते हैं। लेकिन संघ का काम इन सब से बहुत ऊपर का होता है। संघ समण संस्कृति की शिक्षा देने वाली एक यूनिवर्सिटी है। संघ कल्चरल यूनिवर्सिटी है। एक कहावत हम सुनते हैं अक्सर, स्कूल कॉलेजों में लिखा होता है, सेवार्थ आओ और शिक्षार्थ आओ, सेवार्थ जाओ। तो वास्तव में जो ये वाली कहावत चरितार्थ होती है, वो समर संघ में होती है। समर संघ में आकर, शिक्षार्थ आकर और सेवार्थ जाना होता है। समर संघ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर हमें कल्चरल शिक्षा दी जाती है और उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद
फिर हमारा काम होता है उन शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना और सेवार्थ जाना, उस सेवा में हमें लग जाना। जब एक ही पहचान के लोग, चाहे वो किसी भी मत, मान्यता, विचारधारा के हों, लेकिन एक पहचान के साथ इकट्ठा होते हैं, तो केवल व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है, बल्कि संस्कृति और सभ्यता, ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, एकदम बदल जाती हैं। कई लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि क्या समर संघ केवल एक मत का संघ है? इसका जवाब होता है नहीं। क्या समर संघ केवल किसी एक संत को मानने वाला संघ है? बिल्कुल नहीं। क्या समर संघ किसी एक मान्यता, पंथ, समर्थ संप्रदाय या विचारधारा तक ही सीमित है? इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। समर संघ सभी समणों का संघ है। हमारी परंपरा जो हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती है, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है जो जोड़कर रखती है, जोड़ना सिखाती है। हमारा इतिहास, जो पुरातन इतिहास है, वो हमें सिखाता है हमें संगठित होना, इकट्ठे होना। बिखरे रहना हमारा इतिहास कभी रहा ही नहीं है। हमारी संस्कृति हमें समता सिखाती है, समानता सिखाती है, कोई भेदभाव नहीं सिखाती है। आज कोई कबीरदास को मानता है, कबीर को मानने वाले हैं, कोई गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं, कोई महासमण बुद्ध को मानने वाले हैं, कोई सम्राट अशोक को मानने वाले हैं, कोई गुरु घासीदास जी को मानने वाले हैं, कोई ज्योतिबा फुले को मानने वाले हैं, कोई माता सावित्रीबाई को मानने वाले हैं, कोई पेरियार को, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज को, कोई बिरसा मुंडा को, कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, कोई काशीराम जी को। समण संघ की दृष्टि में ये सारे हमारे समाज को दिशा देने वाले सभी समण महापुरुष हैं। हमारे महापुरुष अनेक हो सकते हैं, हमारे संत अनेक हो सकते हैं, हमारे मत अनेक हो सकते हैं, हमारे रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारा संघ और हमारा लक्ष्य एक ही है। यही समर संघ का जो मुख्य संदेश है, समर संघ की बात है, वो यही बात है। बात अभी जो हम हमें पहचान, समर संघ हमें पहचान देता है, ये पहचान आवश्यक क्यों है? जब कोई भी मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, उसको अपनी पहचान याद नहीं रहती है, तो उसका इतिहास भी उससे दूर ही हो जाता है, उसका वर्तमान भी कमजोर पड़ जाता है, और उसका भविष्य भी बिखरने लगता है, और उसका भविष्य दूसरे लोग लिखने लगते हैं। इसका साक्षात उदाहरण आज हम साक्षात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे सामने है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जो अल्टीमेट पहचान, अनोखी पहचान है, उसको जानना होगा। और ये पहचान हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा समर संघ ही देता है, और इस पहचान को संघ ही देता है। अलग अलग पहचानों में बिखरे हुए लोग केवल संख्या में होते हैं, और संख्या केवल वो गिनती तक ही रह जाते हैं। जिस तरह से कि आज अनेकों उदाहरण दिए जाते हैं कि हम 85% हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गिनती में है, हम इकट्ठा नहीं है। जबकि इकट्ठा लोग ही इतिहास बनाते हैं, इतिहास इकट्ठा लोग ही बनाते हैं। तो इसलिए हमें इकट्ठा आना होगा, हर मत, मान्यता, हर विचारधारा को अपनाते हुए, सबको इकट्ठा करते हुए हमें एक साथ आना होगा। एक पहचान जो मैं समण हूं की पहचान है, उस समण पहचान के साथ आना होगा। हमारा जो समण समाज है, इस समाज में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। हमारे बहुत सारे साथी दिन भर काम करने में लगे रहते हैं, लोगों को बताने में, संघ को बताने में, संघ का कॉन्सेप्ट बताने में, संघ जो हमारी जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग में जोड़ने के लिए दिन भर और हर समय बात करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, अब उन सभी लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं सक्रिय समर संघी कार्यकर्ता। ये वो लोग हैं जो समर संघ के उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानते हैं, जो समर संघ का उद्देश्य है अपना निजी उद्देश्य मानने लगते हैं। समय, श्रम, बुद्धि और अपनी क्षमता के अनुसार संघ के लिए कार्य करते हैं, संघ के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, और संघ में समाज को जोड़ने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं।
दूसरे नंबर पर आते हैं समर्थक। ये ये लोग समर संघ के उद्देश्य और कार्य से तो सहमत होते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि संघ ऐसा कार्य करे और आगे भी बढ़े, लेकिन वो स्वयं कोई सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार नहीं होते। ना वो जूम मीटिंग में जुड़ने को तैयार होते, ना जो हमारी मीटिंग होती है या सन्निपात बहुल होते हैं उनमें भी आने का प्रयास नहीं करते। वो उनकी सोच बस इतनी रहती है कि परिवर्तन हो, आजादी मिले, लेकिन हर घर में भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो। तो ऐसे लोग समर्थक की श्रेणी में आते हैं। वो समर्थक तो हैं, लेकिन वो कार्य कुछ नहीं करते। तीसरे नंबर के लोग होते हैं तटस्थ। जो जो वो लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देते, ना समर्थन करते हैं, ना विरोध करते हैं, ना सहयोग करते हैं, ना आलोचना करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। और वो ऐसे लोग समाज की दृष्टि में निष्क्रिय स्थिति में होते हैं। परिवर्तन वो सिर्फ देखना चाहते हैं। उनकी सहभागिता या किसी प्रकार की कोई उनका योगदान नहीं होता। वो सिर्फ तटस्थ रहते हैं, ठीक हो रहा है तब, गलत हो रहा है तब, उनको कोई मतलब नहीं होता। चौथे प्रकार के होते हैं आलोचक। और ये आलोचक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रचनात्मक आलोचक और दूसरे होते हैं विरोधी आलोचक। जो रचनात्मक आलोचक होते हैं वो संघ के हितकारी होते हैं, जो कमियों की ओर ध्यान दिलाते हैं ताकि सुधार हो सके। और उनकी बातों पर गंभीरता से विचार भी किया जाना चाहिए और किया जाता है। लेकिन दूसरी तरह के जो आलोचक होते हैं, विरोधी आलोचक, वो या तो विचारधारा या किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर संघ या संघ की विचारधारा का विरोध करते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य संघ को संघ में सुधार करना नहीं होता है, बल्कि उनका उद्देश्य संघ को कमजोर करना होता है। और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, और सावधान के साथ साथ ऐसे लोगों की पहचान भी करनी चाहिए और संघ को समय समय पर अवगत भी कराना चाहिए, जिससे कि उनके प्रति जो सावधानी का रवैया है वो अपनाया जा सके। और उनको उनके साथ यदि कभी बात या वार्ता हो तो उनके साथ संयमित और तथ्यपूर्ण व्यवहार के साथ बात हो सके। तो ये इतना जो हम काम करते हैं, तो इस तरह के लोग सभी को मिलते होंगे। ये मेरा अपना अनुभव था इस तरह के लोगों का, और आपका भी सबका अनुभव इस तरह का होगा। और भी इसमें और भी प्रकार का कोई व्यक्ति या कोई लोग हो सकते हैं कि जो आपके नजर में आए हों। इसके अलावा समर संघ में जो कार्य प्रणाली चलती है, समर संघ की कार्य प्रणाली में संघ में जिस तरह से संघवाद हमारा एक गोल्डन नियम है, संघवाद। तो समर संघ में जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय होते हैं, वह किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं होते हैं, बल्कि सामूहिक विमर्श, संवाद और सहमति की भावना से लिए जाते हैं। समर संघ स्वयं को राजनीतिक दलों और आर्थिक स्वार्थों से अलग रखता है। समाज के जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक एकजुटता के कार्यों के लिए भी समर संघ हमेशा समर्पित रहा है और रहेगा। समर संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं, 10 गोल्डन रूल, जैसे कि 10वां गोल्डन रूल है, ये संघ का आधार है। ना ये कभी बदले जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों को कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है या आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास करता है कि ये कोई बदलाव हो गया है या किसी तरह का, तो आप यकीन माने अगर ऐसा कभी होता है तो जिस तरह से पहले ही बताया जाता रहा है, जब भी कोई नियम टूटेगा या नियम बदलेगा तो समर संघ खत्म हो जाएगा। उसको बदलने की या उसको कोई संशोधन करने की विधिवत एक प्रक्रिया है जो कि बहुत ही कठिन है। और वो ऐसे समय में कभी हो सकता है जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी, तो संघाधि शेष सबसे ऊपर के रूप में आकर जो उसकी एक प्रोटोकॉल है, 75% संघी वो भी फिजिकल रूप से इकट्ठा होकर बैठेंगे, तब किसी भी नियम में फेरबदल किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें, इस तरह के मैसेज या इस तरह का कोई जो भटकाव या भरमाने की स्थिति है, वो अगर कभी सामने आ जाती है तो इस पर पूरी तरह से अडिग रहें। जो हमारा 10वां नियम कहता है, इस समर संघ के जो 10 नियम हैं
ये समर संघ का आधार हैं, ना कभी बदले जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। क्योंकि गोल्डन रूल, जो हमारा गोल्डन रूल, 10 गोल्डन रूल हैं, यही गोल्डन रूल केवल और केवल हमें अपने आप को परखने के लिए, हमें अपने आप को जो मापदंड है उस पर नापने के लिए, हर समर संघी के लिए ये 10 गोल्डन रूल हैं। इन्हीं 10 गोल्डन रूल से ही हम अपने आप को माप सकते हैं। कोई भी समर संघी अपने आप को माप सकता है कि मैं संघ के प्रति कितना समर्पित हूँ, कितना संघ को अपना योगदान दे रहा हूँ, और कितना समर संघ के प्रति मैं डेडिकेटेड हूँ। तो ये हमारे जो 10 गोल्डन रूल हैं, इनको मानना और इनको अपनाना, ये केवल पढ़ने तक या बोलने तक या केवल सुनने तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि समर संघ जो हमारा ये 7वां गोल्डन रूल है, संघाधिशेष सबसे ऊपर, ये सुनने में और पढ़ने में बहुत ही आसान लगता है, संघाधिशेष सबसे ऊपर। लेकिन इसको जब हम जीवन में ढालते हैं, जीवन में अपनाते हैं, ये उतना ही कठिन होता है। संघ के आदेश को मानना, और मानना ही नहीं, सर्वोपरि रखना, सर्वोपरि सबसे ऊपर रखना, ये बहुत कठिन काम है। जो जीने के लिए हमारे जो दिनचर्या और जो हमारा जीवन रहता है, उसमें इस गोल्डन रूल को अपनाना बहुत ही कठिन है। तो ये हमारे गोल्डन रूल अपने आप को, जब भी हमें कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संशय पैदा हो, इन 10 गोल्डन रूल की मशीन में अपने आप को डालकर देख लें कि मैं कितना समर संघ के प्रति या समर संघ से के डेडिकेटेड, में कितना, मेरा डेडिकेशन कितना है। इसी के साथ अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम केवल अपने अपने मत तक सीमित रहेंगे तो हमारी शक्ति जो है वो बिखरी रहेगी। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे संगठन, 29 लाख संगठन, जो विभिन्न अपने अपने मत, अपने अपने विचारों को लेकर चल रहे हैं, तो वो सारी शक्ति हमारी बिखरी हुई है। तो मैं यही आह्वान करूंगा कि हम अपनी विविध जो अनेकों विविधताएं हैं, उनका सम्मान करते हुए एक संघ के रूप में खड़े हो जाएंगे, तो समाज का भविष्य अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और हम जो जिस तरह से नारा लगाते हैं, जुड़ेंगे और जीतेंगे, तो हमारी जो पहचान है, इस पहचान को अपनाएंगे, समाज को जोड़ेंगे और समाज को मजबूत करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जागरूक, सांस्कृतिक और सम्मानित समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मैं समण हूँ, हम सब समण हैं। मेरे शब्दों में यदि कोई कहीं त्रुटि रही हो या कुछ ऐसा गलत कह दिया गया हो, तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। संघम नमामि, संगम नमामि, संतों को वंदामि।